खुशबू जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। चलिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है सही से? हाँ। चलिए, तो मैंने आपका रिजल्ट देखा, आपके इतने अच्छे परसेंटेज आए। आपने बताया जैसे कि 92% आपके आए हैं, वो भी एनएस बोर्ड के अंदर। बाकी काबिल तारीफ है। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको तो सबसे पहले इसके लिए। एंड थोड़ा अपने बारे में बताइए, हाँ, कैसे आप एनएस बोर्ड में आए, क्या आप कर रहे हो? सर मैंने 11th करी थी साइंस से। मेरे दूसरे सब्जेक्ट के लिए हुआ तो मुझे एनआईएस के बारे में पता चला, तो हम्म, उस एनआईएस में आए। जब से आए सर आपने सारी वीडियोस में हेल्प किया, हर तरह की इंफॉर्मेशन, कब फॉर्म फिल करने हैं, कब कैसे आ रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिली। और फिर आपके वीडियोस के साथ जुड़ते जुड़ते फिर आगे बढ़े और एनआईएस से। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके पास जो सब्जेक्ट मैं देख पा रहा हूँ इंग्लिश है, जिसमें आपके 96 मार्क्स आए हैं। अकाउंटेंसी में आपके 95 मार्क्स आए हैं। और हिंदी में 93। वो बिजनेस स्टडीज में आपके आए हैं 91। और इकोनॉमिक्स में आपके 87। बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। तो जो जो इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप भी देखिए जरा कि एनएस बोर्ड के अंदर मार्क्स आते हैं। कई को लगता है कि मार्क्स ही नहीं आते। मेहनत तो कीजिए, अच्छे गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको, जरूर मार्क्स आएंगे। तो अभी तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आया, जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपने चेक किया, तो कैसा मतलब फील हुआ आपको मार्क्स देखकर? सर जैसा अभी आपने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि एनआईएस में मार्क्स नहीं आते, ऐसा ही जी। मैं भी पहले जैसे एग्जाम देने के बाद में बहुत स्कोर करती थी, गूगल पे सर्च करती थी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हुए हैं, कितने आते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि टीचर्स मार्क्स ही नहीं देते होंगे, क्या मालूम आएंगे नहीं आएंगे। मैं भी ऐसे ही सोचती रहती थी, लेकिन जब देखा कि वास्तव में आ गए इतने मार्क्स, तो बहुत अच्छा लगा कि एनआईएस वाले भी सही चेकिंग करते हैं, वरना ऐसा था कि क्या पता मार्क्स नहीं दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मार्क्स मिलता है, बट वही एक मिथ बना हुआ है कि मार्क्स नहीं मिलते। और आपके ऐसे मार्क्स आए हैं, मैं और भी आपने कहूंगा एडिटर से रिजल्ट लगा देना। इस बार बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। 96, 95, 92, 93, तो मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। लगभग 100 प्लस रिजल्ट मेरे पास आया है अभी तक, जिनके मार्क्स अच्छे अच्छे आए हैं। और आप जिनमें आपका भी नाम है। आपने कैसे पढ़ाई करी, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, कईयों के पास ये सब्जेक्ट होता है तो बच्चे डरते हैं, तो कैसे आप प्रिपरेशन करिए आपने? प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी लगभग 1 डेढ़ महीने पहले शुरू किया था। मतलब इसमें मैं मतलब एग्जाम्स के 1 डेढ़ महीने पहले शुरू किया था आपने? हाँ अच्छा, 1 डेढ़ महीने पढ़कर आपके इतने मार्क्स आ गए हैं? सर, वो उसका कारण ये रहा कि उससे पहले भी मैं स्टडी से रेगुलर जुड़ी हुई थी, लेकिन वो हम्म। एकदम सही टाइम टेबल नहीं था, सही चीज नहीं थी। लेकिन जब अच्छा। 1 डेढ़ महीने का टाइम आया, उस समय मैंने एक टाइम शेड्यूल बना लिया और बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी। तो उस टाइम टेबल में यूं मानिए कि 6 से 7 घंटे डेली के रहते थे। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर कोई पूरे साल नहीं भी पढ़ रहा है या थोड़ा कम भी पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम्स के जब टच में वो आ जाए, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है, तो आप जम के पढ़ाई कीजिए। 6 घंटे 7 घंटे देना पड़े, दीजिए टाइम, है ना? पीवाईक्यू सॉल्व करना भी बहुत मैटर करता है। अगर आप 5 साल अगर कर सको तो 10 साल के पीछे का भी पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या है, क्या पैटर्न है, कितना डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो पीवाईक्यू भी बहुत हेल्पफुल। और फिर आपकी वीडियोस मैराथन वाली जी। एग्जाम पहले देख के जाती थी, वो भी एकदम टू द पॉइंट वीडियोस होती थी, बहुत अच्छी वीडियोस होती थी। अच्छा, वही चीज़, यानी कि पी-वाई-क्यूज़ आपने कहा कि उनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो सब पैटर्न समझ में आता है, डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आ जाता है हमें, ताकि एग्ज़ाम्स हम देने जाएँ, तो हमें सब कुछ फ़ैमिलियर सा लगे कि हमने ये सब प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी, है ना? अच्छा, तो आपने लेकिन पढ़ाई किससे करी? एनएस बोर्ड की बुक्स क्या आपके लिए हेल्पफुल रही? क्या किया आपने? तो सर लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एनआईएस की बुक्स नहीं आ रही तो इधर चले जाएं उधर चले जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एनआईएस की जो बुक्स हैं वो एकदम सही चीज है, इनफ है एनआईएस के लिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा अगर देखे जाए तो इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। टाइप या तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं कि चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, या फिर हुँ, लास्ट में व्हाट हैव यू लर्नड आता है, उनको हुँ, पढ़े, वहां से एमसीक्यूज एक चैट जीपीटी करके आता है, उसमें हुँ। आप पैराग्राफ को डाल दें, उस वहां से एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और व्हाट हैव यू लर्न को देखने से भी चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाता है वहां से। बिल्कुल, सही कहा आपने। और मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, पैराग्राफ डालोगे, है ना? हाँ, उससे भी हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को काफ़ी। तो आपने इसका भी सहारा लिया, तो एआई का ज़माना है, लोग उसकी हेल्प लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो कीजिए, वहीं से पेपर आएगा। जब चैप्टर्स आप पढ़ लो, तो एक बार पीवाईक्यूज़ देख लो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। कितना सिंपल है ये, है ना? बस इसी को लोग अच्छे गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बस वही दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ी-सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, सबका हो जाएगा। जो-जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं।
अच्छा, तो आपने ऐसे प्रिपरेशन करी। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं ना कि हमें टाइम से बुक्स नहीं मिल रही, बुक्स डिलीवर नहीं हुई, तो इसका भी एक इशू रहता है इस बोर्ड के अंदर। तो क्या आपको टाइम से बुक्स मिल गई थी? कैसे आपने किया? मुझे भी टाइम से बुक्स नहीं मिली थी मेरे एडमिशन के कोई 2.5-3 जनवरी में बुक आई थी, जनवरी फेब में ओहो! लेट ही बुक आई थी, लेकिन वहीं पे वो जो ऑनलाइन मटेरियल है, डाउनलोड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, उसी की मदद से वहीं से किया है। बुक्स तो बहुत लेट आ रही है, ये सर ये बहुत बड़ा इशू है। बुक्स आए तो हम टिक लगाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, बुक्स तो लेट बिल्कुल। आ रही है, बहुत लेट आ रही है। यानी कि आपको एक तो बुक्स भी लेट मिली, इसके बावजूद भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, मेहनत करी, मार्क्स भी लेकर आ गए। इसके लिए मैनेज बोर्ड के अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक्स टाइम पे दे, वरना बुक्स टाइम पे ना मिलने से स्टूडेंट्स को हर साल ये प्रॉब्लम आ रही है और इस बार भी आई देखिए। बहुत सारे बच्चे आए थे ऐसे, वो लोग कुछ लिख नहीं रहे, टीचर पूछे क्यों नहीं लिख रहे, तो बोले कि बुक्स ही नहीं आई। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे क्योंकि बुक्स नहीं आई, इस वजह से भी। बिल्कुल सही बात है। और ऑनलाइन से पीडीएफ से कितना ही पढ़ लेंगे, उसे आईज पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी सही बात है ना। चलिए, तो आपको एंड टाइम पे बुक्स भी मिली, तो जितने भी लोग ऐसा कहते हैं कि सर बुक्स नहीं मिली और हम कैसे पढ़ाई करें, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की दिक्कत की वजह से आप अपना नुकसान मत होने दीजिए। अगर ऑनलाइन पीडीएफ है तो उसको निकालिए, प्रिंट करवा लीजिए, जैसा भी हो, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। एक बार एनएस बोर्ड से आए हो तो पास होकर जाइए, अच्छे परसेंटेज आपके आ जाए, है ना। बस ये मैं चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार, जैसे आपने इतनी प्रॉब्लम साइज के बाद भी आपने प्रिपरेशन करी है अपनी, बहुत अच्छी। यार कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर कैसे करें, मतलब कि एनएस बोर्ड के बुक से हम चीजों को रट्टा मार ले और वही चीज एग्जाम में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दे स्टूडेंट्स, या रट्टा मारने पे ध्यान दे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दें। जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, तो जो हम्म। अगर कॉमर्स वाले होंगे वो अगर समझें, तो जैसे बिजनेस भी पूरी थ्योरी के ऊपर आती है बिजनेस, तो बिल्कुल। उसमें लोग सोचते हैं कि बिजनेस को रटना है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कैसे करती थी बिजनेस को, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, मैं आपको कोई चैनल रिकमेंड नहीं करी, कोई भी चैनल जो आपको अच्छा लगे, वहां से एक बार चैप्टर को समझ ले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद अब एनआईएस की बुक पे आए, उसे लाइन टू लाइन रीड कर ले, एक बारी कर ले, 2 बारी कर ले। जब वो रीड हो गई तो वो दिमाग में बैठ जाता है। फिर अच्छा नोट्स बनाओ उसके बाद में। काहे जैसे फ़ोन का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं कि वीडियोज़ को वॉच लेटर में डाल दिया कि एग्ज़ाम के टाइम देख जाएँगे। वो वीडियोज़ हेल्पफुल नहीं रहती। अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए रहते हैं, वो लास्ट टाइम पे आप उसी को देख के जा सकते हैं, वही हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए नोट्स बना लें हाथों से, लिख-लिख के, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, हिंदी मिक्स कर लें, इंग्लिश मिक्स कर लें, उस लैंग्वेज में नोट्स बनाएँ और रिवीजन टाइम में लास्ट में जाएँ। तो इकोनॉमिक्स के भी अगर बारे में बताऊँ, तो इकोनॉमिक्स का 3 सेक्शन होते हैं। एक कर्व का बात करेंगे, और एक स्टैटिक्स भी आती है इकोनॉमिक्स में, और एक थ्योरी आती है। तो उसकी बिल्कुल। थ्योरी भी इतनी नहीं है। वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वाइज़ जाओ और एक बारी एनआईएस की बुक की 1 बारी 2 बारी रीडिंग लगा लो, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर हम खुद से आंसर लिख के आते हैं, तो भी मार्क्स मिले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसको खुद लिख के एक बार नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको समझ में आएगा, है ना। ये चीज जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या आपके एग्जाम्स में, या आपको क्या लगा कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे या थ्योरी ज्यादा थे, या बैलेंस था? कैसा रहा आपके एग्जाम्स? इकोनॉमिक्स का पेपर तो सबसे इजी आया था इस बार, सेट ए मिला था शायद। जैसे न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें, तो हमारा जो सिलेबस था एग्जाम पैटर्न जैसा था, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स 20 मार्क्स की थी। 4 हम्म। चैप्टर थे उसमें, 20 नंबर की स्टैटिस्टिक्स थी। तो वो 20 नंबर की आनी है, ज़्यादा तो नहीं थी। कर्व हैं, हर चैप्टर से उठा के दिए गए थे, हर चैप्टर से। तो कर्व का क्या किया है कि 1 2 3 पेज पे हर चैप्टर के कर्व एक साथ बना के रख लो, नीचे नाम लिख लो। जब हम्म। एग्जाम में जा रहे हो, ऑन द डे जिस दिन जा रहे हो, उसे एक बारी 2 पेज को पलट के देख लिया, सारे कर्व वहां से ध्यान रह गए। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले भी एक जगह लिख के रख लो, फिर उनको एक बार रिवाइज कर लो। अच्छा, तो उनमें कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं आती। मैंने जो बिल्कुल। देखा इकोनॉमिक्स के पेपर में, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूले ध्यान है, तो उनमें कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड टफ नहीं थी, कि इतनी थी कि बच्चा कर लेगा। तो वो बिल्कुल। कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी उसकी, बाकी थ्योरी थी साथ में। तो मैम ने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन है, आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसी को और एक बार है ना, हाँ बिल्कुल, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे एक रिवीजन करना बहुत आसान रहे। एक्चुअली ये होता है क्या ना, कि आप पढ़ पूरे साल रहे हो और रिवीजन नहीं करो, चीजों को भूल जाओगे, फिर वो एंड टाइम पे दिक्कत देगी। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई। अकाउंटेंसी का क्या लफड़ा है? अकाउंटेंसी भी कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वही बता दो, हम वो करके चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता ना कि वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, प्रैक्टिस करनी होगी आपको, डिजिट चेंज कर देंगे वो। तो कैसा रहा आपके लिए अकाउंटेंसी प्रिपरेशन, कैसी करी आपने?
अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अकाउंट्स को ही देती थी। 2 घंटे, ढाई घंटे भी चले जाते थे अकाउंट्स के ऊपर। टाइम भी दिया आपने, 95 मार्क्स भी उसमें आए आपके। चलिए। अ, तो उसमें अकाउंट्स में टाइम देना है, फिर साथ में अकाउंट्स में ये नहीं होता। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो उसमें कहीं से भी उन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर कोई समझ पा रहे कॉमर्स के ऊपर, तो जैसे पार्टनरशिप के बारे में उन्होंने समझ लिया, फिर उन्हें हम्म। लगता है कि समझ लिया हमने, फॉर्मूले ध्यान कर लिए तो हमको आता है। तो ऐसा नहीं होता, वो कॉपी पेन मांगता है। जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, उसे लिख के नहीं सॉल्व करोगे एक बार खुद से, तब तक नहीं होता। वो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम उसको डेडिकेट करना ही पड़ता है। वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ये, यानी कि इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, लगता है लोगों को ये थियोरेटिकल है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो प्रैक्टिस मांगता है ये। चलिए, तो आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करी है इनकी। तो PYQ सॉल्व करना है, एनएस बोर्ड के बुक्स को फॉलो करना है, और एंड टाइम पे जब एग्जाम्स आ जाए तो कोशिश करना है कि ज्यादा पढ़ना है, जैसा आपने कहा ये। एंड एक चीज और, अभी आप क्या कर रहे हो, यानी कि एनएस बोर्ड से अब तो आप निकलने वाले हो, तो आगे आप क्या करने वाले हो, आप क्या प्लान है आपका? आगे बीकॉम करने की सोच रही हूँ। अच्छा, बीकॉम करने वाले हो, कौन से कॉलेज से? कॉलेज की ही तो दिक्कत ये हो गई कि इसका जो रिजल्ट आया, जैसे CUET के एग्जाम्स थे, वो हम्म। 18 मई को कंडक्ट कराए गए, 22 मई को कराए गए। तब तक तो हमारे एग्जाम ही कंप्लीट नहीं हुए। तो एंट्रेंस में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं। आईपी बिल्कुल। मैट्रिक एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट अब जाके आया है, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी है अभी कॉलेज देखने में। ये बात तो सही कह रहे हो आप। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि सर, एनएस बोर्ड में आए, एक तो सिलेबस लेंथ ही है बहुत ज्यादा, तो क्या यहाँ पे बहुत पढ़ना होगा? जैसे 8 10 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे तब काम चलेगा? तो उनको वो घंटे ज्यादा गिनते हैं। तो एक ही टारगेट गिने, कोई नहीं, एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना चाहिए, जितनी देर में हो जाए। क्या कहना है आपका इस पे? सर, घंटे वाली बात तो ये है कि आप घंटे पे ध्यान ना ही दें, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे अब मैंने पहले भी बोला था कि आप PYQs करोगे, तो वहां हम्म। से एग्जाम के पैटर्न को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे। जैसे अब की बार एग्जाम का पैटर्न क्या था कि 50% वेटेज MCQ रख रहे थे, तो वहां हम्म। पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे ज्यादा वर्क MCQ पे करना है। तो जहां आप वाइजली तरीके से, जहां ज्यादा जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, जैसे वो लिख के दे देते हैं कि कौन से चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, तो जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, जिस चैप्टर को करना इजी है, उस हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां टाइम भी ज्यादा नहीं जाता और प्रिपरेशन भी सटीक हो जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड, सही कहा आपने। तो यहाँ पे आपको मार्क्स वेटेज देखना है। पहले हम्म। आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, जो मार्क्स वेटेज ज्यादा है जिनकी, और एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और आज इतना पढ़ लिया, उसके बाद महीने बाद बुक्स बंद है, फिर उठा के देख रहे हो। ऐसी दिक्कत आ जाएगी। कम पढ़िए, बट रोज पढ़िए, और स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कीजिए आप अपना। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। एंड कई बार क्या होता है ना, जब हम एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद पूरे साल बहुत प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, या तो प्रिपरेशन के टाइम पे, या कुछ अब ऐसा होने वाला है बट वो हमें नहीं पता चला, अच्छा मुझे ये भी करना था। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा कि? तो ये सिस्टम थोड़ा-सा है, अगर मैं कहूँ तो इस विषय में। हमने एडमिशन जब ले लिया, तो एडमिशन लेने के कई महीने, 2 महीने बीत गए, ढाई महीने बीत गए, एडमिशन कन्फर्म भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। एडमिशन कन्फर्म नहीं हो रहा, फिर मुश्किल से अगर एडमिशन कन्फर्म होता है, बुक्स नहीं आती हैं। जो स्टडी सेंटर होते हैं, जहाँ पे डाउट क्लासेस होनी होती हैं, वो लोग कोई नोटिफ़िकेशन नहीं भेजते, उनका कोई मैसेज नहीं आता कि ना न तुम्हारी डाउट क्लासेस है, कोई ड PCP क्लासेस नहीं कंडक्ट करवाते वो लोग। जो प्रैक्टिकल करने जाते हैं, वहाँ पे भी पैसों का लेन-देन के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो सिस्टम थोड़ा है, थोड़ा खराब है। पूरी साल भर दिक्कत लगी रहती है किसी ना किसी चीज़ की। लेकिन हर टाइम पे आपकी जो वीडियोज़ हैं, आपने हर चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली, हर चीज़ के ऊपर, तो उस वीडियो से बहुत हेल्प मिली, आपकी वीडियो से। बिल्कुल, तो यही कहा आपने, सही बात, कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल के टाइम पे ये पैसे के सेंटीमेंट डिमांड करेंगे, ये तो बहुत गलत चीज है। बट ये अब बीच में क्या होगा, पीसीपी क्लासेस कब लेना है, असाइनमेंट कब सबमिट करवाना आपको टीए में, प्रैक्टिकल कब करवाना है, थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि क्या पता आपका वो रह जाए, जब आपका रिजल्ट आए तो आपके परसेंटेज कम हो जाए। जैसे कि मैं आपका रिजल्ट देख पा रहा हूँ कि आपके टीएमए के अंदर आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के अंदर 20, मतलब 18 19 अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको असाइनमेंट के अंदर। तो आपने प्रॉपर सही टाइम पे अपना असाइनमेंट भी बना के सबमिट भी करवाया। तो ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि आपको खुद अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको कोई आके बताएगा नहीं। ओपन हुँ। स्कूलिंग है ना, सही बात है। और एनएस बोर्ड के भी, उनको भी क्या, ये मतलब है कि आप एक एक करके बच्चों को बताएंगे नहीं वो, इसलिए आपको खुद आपको अपडेटेड रहना है। और इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, तो अगर आप नए भी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए।
चलिए, यहाँ पे आपने ये तो बात बता दी। तो ये असाइनमेंट्स वगैरह प्रैक्टिकल, जैसे आपके सब्जेक्ट असाइनमेंट है वाले ही सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है नहीं। तो जब टीएमए आपको बनाना था तो कैसे आपने बनाया टीएमए, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। टीएमए के जो डाउनलोड करने के बाद में उसमें साफ-साफ लिख रखा था सी लेसन नंबर दिस, सी लेसन नंबर दैट, तो साफ-साफ लिख रखा था। तो वो चैप्टर्स वहाँ से खोले, उनको एक बार रीडिंग किया, उनके जो पॉइंट्स थे उनको अच्छी-अच्छी हैंडराइटिंग मैटर करती है। अच्छी-अच्छी हैंडराइटिंग में उसे लिखना है, और A4 साइज़ के पेपर उन सब चीज़ों के बारे में भी आप ही की वीडियो से बना के कैसे बिल्कुल, बनाना है, कैसा पेपर लेना है, कैसे बिल्कुल, उसमें लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लगानी है, ब्लू पेन से करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से है। बिल्कुल। तो आपने मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट बनाया, उसको सबमिट भी करवाया आपने, आपको अच्छे मार्क्स भी मिल गए इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो अभी आपने इस तरीके से पूरे साल कई-कई प्रॉब्लम्स आपको भी आए, और आपने जो प्रॉब्लम्स बताई, ऐसा नहीं है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उनको भी आएगी, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। जैसे खुशबू जी ने मेहनत करी, हिम्मत भी नहीं हारी, और मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने ये साबित करके दिखाया। तो आपको भी ऐसी पूरी कोशिश करनी है पूरे साल, जितनी भी स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में आ रहे हैं, और बुक्स को फॉलो करना है, नोट्स फॉलो कीजिए, बट कोशिश कीजिए, करना ज़रूर है। बिना करे कुछ भी नहीं होने वाला है इस बोर्ड के अंदर। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाए, तो सब कुछ हो जाता है। चलिए, और आप आने वाले स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहो तो थोड़ा वो दे दीजिए, फिर एंड अप करते हैं। हाँ, टिप्स का यही है कि न काफ़ी बच्चे लिखने के लिए करते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो न उनको नोट्स को फ़ोन में रख लेते हैं, और अगर जब तक हम हाथ से नोट्स नहीं बनाते, तब तक वो ध्यान नहीं रहते। तो नोट्स बना लो, अपनी लैंग्वेज में बना लो, इंग्लिश में बना लो, हिंदी में बना लो, नोट्स बना लो। और अगर चैप्टर पूरा नहीं भी पढ़ पाओ, टाइम कम रहता है, जैसे बच्चे मोस्टली ऐसे ही आते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो बिल्कुल, उनके पास अगर टाइम कम है, तो जो चैप्टर्स के एंडिंग में व्हाट हैव यू लर्न्ड करके उसमें पूरी समरी आती है, वहाँ देख लें तो इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वहाँ हुँ, के इन हुँ, टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। अगर कोई गाइड बुक साथ में जिसके आंसर्स के लिए अच्छा है, एनआईओएस की बुक में ना इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो बाहर के टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स ही नहीं होते। तो इस चीज़ के भी ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। ओपन स्कूलिंग है, बच्चों को बताने वाला तो कोई आएगा नहीं, तो हुँ, उनको हुँ, आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? अगर बुक में ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएँगे, किससे पूछेंगे? बिल्कुल, सही बात है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी ढूँढने में, आंसर बुक के बीच में से ढूँढो, कहाँ का ढूँढो, टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आपको भी, जैसा ये बता भी रहे हैं ये। तो इस तरीके से आपको फ़ॉलो करना है, जो-जो मैम ने बताया उनको अच्छे से अगर फ़ॉलो करते हो तो आप आसानी से पास भी हो जाओगे, अच्छे परसेंटेज भी आपके आएँगे। तो इतना सब कुछ आपने बताया, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की बहुत इससे हेल्प होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसी लगी आपको ये आज की ये वीडियो। ऐसी वीडियो चैनल पे आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। ये एनएस बोर्ड अगर एक टॉपर की लिस्ट निकाले प्रॉपर, और उस टॉपर की लिस्ट में टॉप पे आपका नाम हो, तो जब आप कहीं आप एडमिशन लेने जाओ, तो आप ये बताओ कि मैं इस बोर्ड की टॉपर हूँ, मेरा एडमिशन मुझे दे दीजिए आप, और आपको आराम से बीकॉम मिल जाए। तो मैं पूरी डिमांड करूंगा इस बार एनएस बोर्ड से कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले, और टॉपर की लिस्ट में आप डिजर्व करते हो, आपने मेहनत करी है, और ये मेहनत आपका रिजल्ट बता रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, और आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।